हेलो साथियों, चयन क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आइए मित्रों, कल हम लोग इतिहास पार्ट 1 में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा किए थे और भारतीय इतिहास को एक कहानी का रूप देकर के पढ़ने का प्रयास किए थे। तो कल का जो लास्ट बिंदु था वो था नवपाषाण काल। अब देखिएगा, नवपाषाण काल में मानव अपने अंदर काफ़ी सुधार लाता है और सुधार लाने के बाद अपने बुद्धि का प्रयोग करके आग का आविष्कार करता है, पहिए का आविष्कार करता है, खेती की खोज करता है, अर्थात मानव अपने अंदर काफ़ी सुधार लाता है। जिस मानव को न रहने का ढंग था, न चलने का ढंग था, न खाने का ढंग था, न बात करने का ढंग था, वो मानव आज जो है आग का आविष्कार कर रहा है और पहिए का आविष्कार कर रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मानव दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लाता रहा है। अब बात आती है कि मानव जो है नेक्स्ट बिंदुओं की तरफ बढ़ता है और अस्थाई जीवन, अर्थात मानव इस धरातल पर अस्थाई जीवन अर्थात एक स्थान पर रहकर अपना जीवन जीना प्रारंभ करता है और साथ ही साथ पशुओं का पालन करना प्रारंभ करता है और खेती करना प्रारंभ करता है। अर्थात मानव अब पहले की अपेक्षा अपने अंदर काफ़ी सुधार ला चुका है और दिन प्रतिदिन अपने बुद्धि और विवेक से अपने जीवन में कई प्रकार से वो सुधार लाता जा रहा है। अब बात आती है, मानव अब एक ऐसे दिशा की ओर प्रवेश करता है जो मानव को सभ्यता की ओर ले जाती है। तो आइए मित्रों, सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अब सभ्यता आती है तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके पूर्व में भी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर प्रत्येक बिंदुओं का बहुत ही विस्तार रूप से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको देखिएगा। आइए मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है मित्रों, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2400 ईसा पूर्व, बीसी कर लीजिएगा। 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कब माना जाता है? तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के समय को माना जाता है। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता में निवास करने वाला मानव जो था वो एक नगरीय जीवन व्यतीत करता था। साथ साथ वहाँ के मानव का जो प्रमुख फसल थे वो गेहूँ और जौ हुआ करते थे और मानव मिठाई के रूप में भी प्रयोग करता था। तो किसका प्रयोग करता था मिठाई के रूप में? तो शहद का प्रयोग करता था। अब माना जाता है कि सिंधु सभ्यता को जन्म देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। अब देखिएगा मित्रों, इस प्रकार से और भी सभ्यताओं का जन्म होता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ईरान और इराक से बिलोंग करती हैं, और उसके बाद चीनी सभ्यता जो चीन से बिलोंग करता है, उसके बाद यूनानी सभ्यता जो यूनान से बिलोंग करता है, और रोम सभ्यता जो इटली के इर्द गिर्द में जो क्षेत्र हैं वहाँ से वो बिलोंग करता है। अब बात आती है कि इतिहास में काफ़ी गैप देखने को मिलता है, क्योंकि अभी एक डेट आप पढ़े हैं कि 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व में पूर्व का जो समय था वो समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। अब बात आती है जो इसके बाद जो सभ्यता आती है उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता, और इसका प्रारंभ माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व है। कितना है? 1500 बीसी है। ये देखिएगा, बीसी ईसा पूर्व और ईस्वी काफ़ी कंफ्यूज होता होगा आप लोगों को,
इस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन जब यह भारतीय इतिहास की कहानी, यह वीडियो जब समाप्त होगी तो उसके बाद हम ईसा पूर्व और ईस्वी पर एक वीडियो डालेंगे, जिसे आप देख करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो देखिएगा मित्रों, अब देखिएगा जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब समय समाप्त होता है अर्थात 1700 BC में, वहाँ से 1500 BC में वैदिक सभ्यता प्रारंभ होती है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप देखने को मिलता है और माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ लोग मानते हैं कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष, इसके पुरातात्विक स्थानों से कोई अवशेष नहीं मिले थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जब तक मानव परिचित नहीं था, तब तक यही मानता था कि वैदिक भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, जिसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से। और वैदिक शब्द याद रखिएगा कि वैदिक शब्द जो है वो वेद का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि इस वैदिक सभ्यता को जन्म किसने दिया? तो जन्म देने का श्रेय आर्यों को जाता है। अब आर्य कौन थे? सबसे बड़ी बात यह है। तो वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले, जानने से पहले ये जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। एक पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि वैदिक सभ्यता को जन्म देने का श्रेय आर्यों को जाता है। अब आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। और वहीं एक समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य जो थे वो तिब्बत के थे। तो ये भी कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है कि आर्य कहाँ के थे, कहाँ से नहीं थे। तो देखिएगा ये जो वैदिक सभ्यता था तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय रहा था। अब बात आती है मित्रों कि वैदिक सभ्यता के बाद से अब किस सभ्यता का, एक चीज़ और याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता में जो लैंग्वेज, जो भाषा प्रयोग की जाती थी, उस भाषा का क्या नाम था? तो संस्कृत थी। अर्थात वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो संस्कृत में अपने भावों का आदान प्रदान करते थे। अब बात आती है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? एक काल आता है जिस काल का नाम है महाकाव्य काल, जिसे हम पौराणिक काल भी कहते हैं। और पौराणिक काल में कौन कौन से आते हैं? तो रामायण और महाभारत काल। अब इनका दौर शुरू होता है और जहां देखा जाता है कि इस रामायण में 24,000 श्लोक मिलते हैं, वहीं महाभारत में 1 लाख श्लोक मिलते हैं। और माना जाता है कि महाभारत को जंग संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात कि इस महाभारत में 18 पर्व माने जाते हैं। और महाभारत को लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने ही इसका उच्चारण किया था और देवताओं में एक श्रेष्ठ देवता है जिनका नाम श्री गणेश जी है, उन्होंने इसकी लेखनी किया था। और रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि जी। तो इस प्रकार से एक काल चलता है जिस काल का नाम है पौराणिक काल और महाकाव्य काल। और इसके बाद जो है ये मानव और इतिहास की जो कहानियां हैं वो आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के तत्पश्चात महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। अब महाजनपद काल क्या था? तो याद रखिएगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म के पूर्व
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंट चुका था। अब ये हमें कौन बताता है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे हम अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को कितने जनपदों में बांटा गया था? तो 16 जनपदों में बांटा गया था। अब जनपद क्या थे? तो मित्रों बता दें, पहले जन थे, जन के बाद जनपद हुए, जनपद के बाद महाजनपद हुए। तो जन क्या हुआ करते थे? तो पहले मानव जो है एक कबीला बना करके रहते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि एक कबीला मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो एक कबीला 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सभी लोग ये सोचते थे कि अगर हम एक कबीले के आसपास में रहेंगे तो जो खूंखार जानवर हैं वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यही 2-4 कबीले मिल करके जन समूह का निर्माण करते थे और वह जन समूह 2-4 8-10 जन समूह मिल करके जनपद का निर्माण करते थे और कई जनपद मिल करके महाजनपद का निर्माण करते थे, अर्थात महाजनपद का निर्माण करते थे। और माना जाता है कि इस महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद थे जिसे वज्जी और मल्ल, जहाँ पर गणतंत्र था और बाकी बचे 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, जहाँ पर मानव क्या करते थे? निवास करते थे। अब बात आती है दोस्तों कि अब महाजनपद के बाद से मानव कहाँ प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा, महाजनपद के समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं, कुछ ऐसी बुराइयाँ थीं जिनको दूर करने के लिए लाया गया और एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये धर्म सुधार आंदोलन जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से चलाया जाता है।